अच्छा, तनख्वाहों की शुरुआत कहाँ से होती है, कुछ एक रफली आइडिया? ग्रुप डी का अगर तनख्वाह बात करें तो जो अभी चल रहा है ना, तो इस वक्त 30+ पकड़ के चलिए। 30 से शुरुआत होती है, 30 से शुरुआत है ग्रुप डी का, पकड़ लीजिए। 30,000 हाँ, से। और उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो आप ऊपर पकड़ते चलिए जाइए 10 के ऊपर। और अगर ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है तो 50+ पकड़ के चलिए आप। अब उसके अलावा उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं और पूरा रेलवे का ट्रैवलिंग का जो रहता है फ्री रहता है ऑल ओवर इंडिया, घर का अलग से मिलता है, तो सारी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन यही चीज़ है कि अपने नाज़रीन को ये बतलाना चाह रहे हैं कि भिवंडी शहर के हमारे एक ऐसा एक्सपर्ट मुअल्लिम और सर, जिन्हें आमिर सर के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे तलबा की गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम की रहनुमाई करते रहते हैं अक्सर, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से ही आपको एक मुनफरिद शनाख्त हासिल है भिवंडी शहर में। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा आम नहीं है, अहले इल्म तो जानते हैं, लेकिन आज उन तलबा तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं और उन पेरेंट्स तक भी जो कुछ मखसूस एग्ज़ाम और क्लासेस तक बेचारों के फ़िक्र महदूद हैं कि गवर्नमेंट की फ़ैकल्टीज़ और भी बहुत सारी हैं, उनमें हम अपने बच्चों के लिए किस्मत आजमाई या मेहनत क्यों नहीं करते। तो सर, आपका इस्तकबाल है और हमें उम्मीद है कि आज आपकी इन गुफ्तगू से, आपकी फ़राहम करदा मालूमात से इसके चैनल के ज़रिए से भिवंडी शहर काफ़ी इस्तिफ़ादा करेगा। आप तैयार हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो सर, मैं ये सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ कि हमारे शहर भिवंडी से तलबा की जहाँ बहुत सारी कोचिंग होती है और रहनुमाई के लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पर मेरा भी जाना होता है, तो उसमें रेलवे से मुतल्लिक़ मैं रेलवे ख़ास तौर से आज इस पे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी फ़ैकल्टीज़ है, बहुत सारी असामियाँ हर साल निकलती हैं। जी बिल्कुल, है ना। और मैं समझता हूँ शायद नीचे लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक और बड़ी बड़ी पोस्ट, छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक इसमें होती हैं और बड़ी तादाद में बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट और उनका तकर्रुर हो सकता है। जी शायद हमें भी इस बात के नॉलेज नहीं, आज हमसे जानेंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा आपसे ज़रा ये हमें बतलाएं कि रेलवे भर्ती के लिए किन किन इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है तलबा को। देखिए, रेलवे का जो इम्तिहान होता है वो हर बच्चे के एज और क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जी। जैसे अगर आप कोई भी बच्चा, कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर वो 10वीं पास है तो 10वीं पास भी जो एग्ज़ाम आसानी से दे सकता है। अच्छा। 12वीं पास भी दे सकता है, ग्रेजुएशन भी दे सकता है। लेकिन ये जो इम्तिहानात हैं ये सारे डिपेंड करते हैं उनके लेवल के ऊपर, और सभी इम्तिहानात में जो उम्र की लियाकत है 18 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। ओके। अगर आप 18 साल के बच्चे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप कोई भी इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। अब ये है कि अगर आप 10वीं के बेस पे दे रहे हैं तो आप ग्रुप डी जो होता है रेलवे में उसकी तैयारी कराते हैं। अच्छा। अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो 12 के बेस पे होता है एग्ज़ाम। हाँ, जस्ट आगे मैं वही आपसे पूछने वाला था कि 10वीं के बाद कौन सा एग्ज़ाम उसके लिए मौजू बेहतर होता है और 12वीं के बाद क्या और ग्रेजुएशन के बाद क्या। जी 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 जी। तो 10वीं के बाद 12वीं का हो गया आपका। अब 12वीं के लिए भी वही चीज़ है, 18 साल होना चाहिए आपका। हाँ। और उसके बाद ही आप ये दे सकते एग्ज़ाम। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर ले कि 10th और 12th में क्या फ़र्क है, हाँ। तो 10th और 12th में एज तो दोनों का कॉमन है। हाँ। लेकिन एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बदल जाएगा। जी। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए आप। हाँ। आप आते हैं ग्रेजुएशन के ऊपर। ग्रेजुएशन में। जी। जब ग्रेजुएशन में आप आ जाते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एज 18 साल के ऊपर होना चाहिए और लेवल एग्ज़ाम का फिर से थोड़ा सा और अप कर चले जाएगा ऊपर। तो वहाँ पर जाने के बाद मतलब बच्चे का सिलेक्शन भी थोड़ा ऊंची पोस्ट पर हो सकता है। ऊंची पोस्ट पे 10वीं होगा। के लिए नीचे की कैटेगरी होगी 12वीं के उसके बाद, और ग्रेजुएशन के बाद कोई अप्लाई करता है तो जाहिर बात है वो ग्रेजुएट है तो उसको ऊपर की पोस्ट मिल सकती है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैं हमारे तलबा को कि इस तरह की मालूमात जो है सबसे पहले हासिल करने के लिए तलबा कहाँ जाएँ, या कोई वेबसाइट है, कोई क्लास है, या जैसे आज आपके पास हमारा आना हुआ हमें ये मालूम पड़ा, तो और भी कुछ रहनुमाई आपके तलबा कहाँ से इन एग्ज़ामात की, उस डेट्स की
और ये कहाँ पर होते हैं, इसकी रहनुमाई हासिल करने के लिए तलबा कैसे रब्ता कर सकते हैं या कहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं? देखिए ये चीज़ तो आजकल के ज़माने में बहुत आसान हो गई है अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखा जाए आसान तो हो गई है, मगर तलबा उस पर भरोसा भी नहीं करते। कभी कभी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उनको फ्रॉड जैसा भी लगता है। जी, ये बहुत अच्छा ऐड किया खान फखर आलम साहब आपने, चूँकि आपका ताल्लुक मीडिया से है तो उस ख़ास बात की जानिब आपने जो रहनुमाई की, बेशक बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कहें, क्योंकि मुझे याद है किसी बच्चे का फॉर्म, टीचर एग्ज़ाम भी मैं पढ़ाता हूँ, तो टीचर एग्ज़ाम में जो होता है टीटी वगैरह सीटेट एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम की भी मैं टीच करता हूँ। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे, वो तो टीचर ही हो गए एक तरह से, हमारे लिए स्टूडेंट है। तो उन्होंने फ़ोन किया, सर फॉर्म आके गया क्या? गूगल पे फॉर्म बता रहे कि जा चुका है। अच्छा। गूगल की बात करेंगे तो गूगल मैप पर बीच में एक एक्सीडेंट हुआ, कार वाला चला जा रहा है, वो नदी में गिर गया। हाँ नदी में गिर आगे रास्ता ही नहीं था। तो जो सोशल मीडिया नेटवर्क है ना, अक्सर जो बच्चे हैं ना उसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो गाइडलाइन इसमें ये जो बताया जा रहा है ये ठीक है या नहीं, इसलिए बचें कैसे? हाँ ये तो देखिए एक मसला है कहीं ना कहीं से, तो ये तो होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पहचान में जो आपके सबसे ख़ास होते हैं, एक टीचर जो होते हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, पहले आप उनसे भरोसा कर सकते हैं, उनसे बात करिए, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर वो उतना इल्म नहीं रखते, उस ताल्लुक से इतना नॉलेज नहीं है, तो कम से कम वो आपको वहाँ बता देंगे कि वो शख्स के पास जाइए जो आपकी सही रहनुमाई करे। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। हर टीचर को सही बात नॉलेज में नहीं रहेगा, मगर वो रहनुमाई अच्छी कर सकता है, कहाँ से मिल सकती है बात मालूमात। जी जी, तो वो आप अपने टीचर से जाके बात कर सकते हैं, वहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि उम्र की हद क्या है, लेकिन वो आपने बता दिया 18 साल कंपलसरी है, उससे ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे आएगा तो मजदूरी एक्ट में आ जाएगा शायद। ये सही इशारा किया आपने। अगले मैं ये जानना चाहिए किन किन तबक़ात को इन एग्ज़ाम में या भर्तियों में रियायत मिलती है? देखिए इसमें सभी जितने भी कास्ट वाले हैं सबको रिलैक्सेशन मिलता है, उम्र का भी रिलैक्सेशन मिलता है आपका, है ना, और वहाँ पे कट ऑफ जो लगता है उसमें भी अलग से चुना जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। अगर ओबीसी है तो उनको 3 साल एटलीस्ट दिया जाता है, अगर आप एससी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 5 साल मिलता है, और यहाँ तक कि अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो उनके लिए भी रियायत है। और कुछ कुछ एग्ज़ाम में मैंने ये भी देखा है जहाँ पे बेवा वगैरह के लिए भी अलग से उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। अच्छा। तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसकी मतलब हाईएस्ट एज क्या होनी चाहिए? जैसे बेवा का आपने तो एक ज़हर में बात आई। देखिए उसके लिए तो एक बार आपको फॉर्म देखना पड़ेगा, लेकिन एक हल्का सा मैं इशारा कर देता हूँ आपको कि अगर आप ऊंचे पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऊंचे पोस्ट के लिए 35 तक आप चले जाइए। अच्छा। हाँ, यहाँ पे 30 साल तो माना जाता है जनरल के लिए, ठीक है। कभी कभी एज ऊपर नीचे होता है, नोटिफिकेशन के ऊपर होता है। जैसे बीच में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था कोरोना की वजह से, और ये टाइम लगातार चल रहा था, कोरोना के फ़ौरन बाद भी नहीं, उसके आगे भी दिया गया चांस कि 2 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया गया। शायद पिछली बार या इसी साल वो रिलैक्सेशन ख़त्म किया गया है। फिर भी 30 साल 32 साल अगर ओपन के अलावा अगर कास्ट वाले हैं तो उनको 3 साल का और मिलेगा। तो एक समझ के चलिए कि 35 33 ये चांसेस मिलेंगे। अदर फैकल्टीज़ में जो रियायत हैं वो यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। बराबर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चूँकि रहनुमाई करते रहे थे इस लाइन से, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, अमूमन तलबा जो है फॉर्म भरने में कहाँ चूक करते हैं, कहाँ गलतियाँ करते हैं, थोड़ी सी उस पर रहनुमाई करें। देखिए ये तो बहुत ख़ास चीज़ है, फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा अहम है जी। और मैं ये बोलूँगा सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये जो मसला है सारे एग्ज़ाम के लिए है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैटर करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से। हाँ, ये आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है। आप फॉर्म अगर गलत भर दिए तो वो फॉर्म के ऊपर ही तो आपका रिजल्ट आने वाला है। जी। फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसी पे आएगा। चुनाव फॉर्म भरते हैं, हाँ, गलत रहा तो रिजेक्ट हो जाता है, उम्मीदवारी चली। सही है, बिल्कुल। फाइनल रिजल्ट पे आपका जब डॉक्यूमेंट्स मिलाया जाएगा, चेक किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसको कहा जाता है। जी बराबर। आपके डॉक्यूमेंट से जब चेक किया जाएगा, अगर वहाँ गलती है तो आपको बहुत मसला हो सकते हैं। तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरें, या तो आप किसी एक्सपर्ट के जरिए भराएं, पहली बात। अगर आप साइबर में भी जा रहे हैं तो पहले पूरा मालूमात ले ली, और साइबर वाला अगर फ्री है तो ही जाके भरें। ऐसा ना हो कि आप नंबर लगाएं और दूसरे फॉर्म भरें और फटाफट अपनी मर्जी से भर दिया हो,
तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा, आपकी बातों से एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि जैसे फर्स्ट पेज जो फॉर्म होते हैं, इतने कॉलम होते हैं, वो भरने से पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट्स सब रेडी कर लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या जो पहले फॉर्म के पीछे हमें लगाने हैं, क्योंकि बाहर हमने भर दिया, पीछे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं हमारे पास, तो अब उसको कट छट करना पड़ेगा। ये भी शायद एक उसूलों के खिलाफ होती है बात, भर के कट किया जाए या व्हाइटनर लगाया जाए, तो ऊपर जाने के बाद ये चीज़ भी देखी नज़र में आती है। तो हाँ, कुछ यहाँ पे जो है फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है अब तो अच्छा। हाँ, तो अब वो मसला ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स बाद के वो भी ऑनलाइन, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे चेक किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना रहता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन? सिर्फ अच्छा इन्फॉर्मेशन देना रहता है। अच्छा, दस्तावेज़ात सारे डॉक्यूमेंट्स वो बाद में चेक किए जाते हैं, वो ऑफलाइन आपको लेके हाँ, जाना जब होता सिलेक्शन हो जाता है आपका तो बुलाया जाता है आपको, फिर वहाँ पे आपको शो करने है। तो रहते हैं। वहाँ अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आया तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सिलेक्शन ना भी हो, फिर रिजेक्ट किया जा सकता या है। होके भी फिर आपको पछताना पड़े। हाँ, वही बात है, पछताना पड़े। इसलिए तो एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जो उसके जानकार होंगे, वही लोग अगर फॉर्म तैयार करें तो एकदम सही बात है। जैसे अभी देखेंगे आप, अभी भिवंडी में हुआ चुनाव में उम्मीदवारों ने बड़ी मेहनत से लोगों की मदद की, भाई फॉर्म मेरा एकदम ठीक रहे, उसके बावजूद रद्द हुआ। अच्छा, आप बार बार चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव गुजरा है, अभी गुजरा है, और मेयर के इंतखाब का मसला गर्म है भिवंडी में। मेयर तो देखिए, खैर ठीक है, अच्छा, भिवंडी शहर के लिए जो भी आए कुछ अच्छा करे, और हमारे नौजवानों के लिए भी कुछ अच्छा करे, या जिस तरह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो भी सोच का हामिल हो। अच्छा, एक मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या एक उम्मीदवार, एक तालिब इल्म एक वक्त में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसको बोलने से पहले मैं पॉइंट रखना चाहूँगा। आप भिवंडी की बात किए और मेयर की बात किए, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और ये मैसेज अगर पहुँचे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस वक्त ना प्रोसेस चल रहा है टीचर भर्ती एग्ज़ाम का, भिवंडी में, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। अच्छा, और हर जगह से वैकेंसी निकलती है, और ये काम जो आपका कॉरपोरेशन होता है वो करता है। यहाँ पे आपके शहर की जिम्मेदारी आपके कॉरपोरेशन की, क्योंकि अभी इस वक्त वो प्रोसेस में चल रहा है और 1 महीना चलेगा, और ये वीडियो बन रहा है इसलिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत अहम है, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन लेट होने से नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी यही है कि भाई कोशिश, और अगर कोई MLA या जो भी यहाँ के देख रहे हैं या आगे बनने वाले मेयर देख रहे हैं, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकले कॉरपोरेशन के स्कूलों के अंदर। और यहाँ बहुत सारी स्कूलें हैं, और स्कूलों की बात करें चाहे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अगर सभी की वैकेंसी निकाला जाए, मराठी मीडियम की वैकेंसी निकाला जाए, तो 500 से ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ भिवंडी से निकल सकती है, और 500 जो बच्चे हैं भिवंडी के वो रोज़गार पा सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अहम है, 500 लोगों को सरकारी नौकरी पाना। अब जिम्मेदारी ये होती है कि कभी कभी ऑफिशियल काम में उस तरह से नहीं किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ के जो है बनने वाले जो बड़े हैं, अगर वो कोशिश करें तो बिल्कुल ये हो सकता है, आसानी से हो सकता है, और 500 ज़्यादा लोगों को भिवंडी में नौकरी मिल सकती है। ये बहुत अहम बात बताई आपने, बड़ी बात है। हम लोग इस फील्ड में रहकर भी हमें भी ये नहीं नॉलेज थी कि टीचिंग के मामले इस वक्त भर्ती और खाली असामियों को भरने का, पुर करने का काम चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, शहरियों के आज की मुलाकात से एक अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। तो मेरा सवाल अभी भी कि क्या एक वक्त में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? यहाँ पर आप देखिए, एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे होता है। आपने ये भी सुना होगा कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट हूँ, 10वीं के बाद जो मुझे फैकल्टीज मिल सकती थी, जो पोस्ट मिल सकती थी, या 12वीं के बाद जो मिल सकती थी, और ग्रेजुएशन के बाद जो, तो मैं 2-3 पोस्ट के लिए एक साथ भर दूँ, तो क्या एग्ज़ाम एक साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं? मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, या एक साथ में एक ही अप्लाई कर सकता हूँ? उसी पे आने वाला था जी। देखिए, सबके फॉर्म अलग अलग डेट पे निकलते हैं। हाँ, पहले एक साथ निकलते थे। अच्छा, अभी पिछले साल से क्या हो रहा है कि सारी वैकेंसियाँ एक के बाद एक आ रही हैं। अच्छा, एग्ज़ाम भी अलग अलग? एग्ज़ाम भी अलग अलग होते हैं। रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। रेलवे में इंजीनियर का भी डिपार्टमेंट होता है, यानी अगर आप इंजीनियर हो या फिर आप डिप्लोमा हो, तो डिप्लोमा होल्डर के लिए भी अलग एग्ज़ाम होता है, जिसको टेक्नीशियन बोलते हैं। इंजीनियर के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, उनके भी फॉर्म अलग निकलते हैं। और
असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन को चलाता है, रन करता है, उसके भी अलग इम्तिहान होते हैं। अच्छा अच्छा। तो सारे इम्तिहानात निकलेंगे एक के बाद एक, और सबसे पहले जो आता है ALP आता है, असिस्टेंट लोको पायलट का आता है। तो आपका जो प्रोसेस चालू होता है एक के बाद एक चालू होता है। पहले ये फॉर्म आएगा, फिर 15-20 दिन बाद दूसरा फॉर्म आएगा। तो ये समझ लिए कि इस साल पूरा फॉर्म निकलने वाला है एक के बाद एक सिलसिलावार, है ना। अच्छा, एग्ज़ाम में भी सबका टाइम अलग अलग है? सबका टाइम अलग अलग रहेगा। तो मतलब एक उम्मीदवार हाँ। एक वक्त कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए पूरे चांस हैं अलग अलग। कहीं पर मतलब ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम 2 एक साथ हो जाए, उसको टाइम रहता है। उसको टाइम रहता है, वो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप अगर उसमें जो उनका एलिजिबिलिटी है, हाँ, जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, अगर आप उसमें फिट बैठ रहे हैं बैठना चाहिए, तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो थोड़ा मुश्किल होगा। आप सभी फॉर्म भरिए और सभी एग्ज़ाम दीजिए। बराबर। उसमें बेनिफिट होगा कि कभी आप इसमें सिलेक्शन नहीं पाए तो दूसरे वाले में हो सकता है। तो अभी इस साल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें कुछ ताज़ा पैटर्न आया हुआ है या पिछलों जैसे? देखिए, सिलेबस जो पिछले साल था सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है। अच्छा। थोड़ा बहुत कुछ नए क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर बदलाव होता भी है तो 2-4% ही होता है। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए रहते हाँ, हैं, हाँ। इस साल कितने % पिछले क्वेश्चन दोहराए जाते हैं? क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस तरह से हाँ वही रिपीट होता है। हाँ, हूबहू क्वेश्चन वो चांस कम रहते नहीं हैं। रहता। बराबर। अब अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन रिपीट कर दें, है ना, सेम नहीं होगा, सेम क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ पॉइंट्स मेल कुछ खाएंगे। चीज़ें चेंज हो जाएगी। बराबर बराबर। अच्छा, एक अच्छी चीज़ शायद आप बहुत अच्छी से ये मालूमात दे पाएंगे हमें कि खुद से पढ़ने और कोचिंग में जाकर पढ़ने, यानी कि ये क्लास अटेंड करने, ट्यूशन लेने, या खुद से तैयारी करने में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो सवाल है ना बहुत अहम हो जाता है आज के ज़माने के लिहाज से। आज का ज़माना जो है ना सोशल ज़माना है, और अगर आप गौर करें तो सारी चीज़ें तो आपको दस्तयाब हैं। आप एक सर्च मारोगे ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मसला क्या आता है कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो हर बंदा उससे तैयार नहीं कर पाता। देखिए, करने वाला तो सब कुछ कर लेता है, और आपने ये भी देखा कि बड़े से बड़े डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, चाहे UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, वो ऑनलाइन बैठ के कर लेता है, करना चाहे। लेकिन वो रेशो कितनी है, बात तो ये भी अहम है। अगर ऑनलाइन से सारी चीज़ें हो जाती तो लोग दिल्ली का दौरा क्यों करते हैं? कन्याकुमारी से उठ के दिल्ली चले जा रहे हैं, वहाँ पे 2-2, 3-3 साल अपना वक्त जो है बिता रहे हैं राजेंद्र नगर में। क्यों? कोचिंग ले रहे 3-3 साल का, क्योंकि एक माहौल बनता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उस तरह के जो बहुत से बंदे रहते हैं, जो बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, एक जगह जब जमा होते हैं और उनके जो है माहौल बनने से स्टडी का जो और मन है बढ़ जाता है, नई नई चीज़ें सामने हाँ, आती नई चीज़ें सामने आती है और स्टडी ज़्यादा फोकस होकर कर पाते हैं। तो एक क्लास जो है उससे फोकस ज़्यादा कर पाते हैं। ऑनलाइन में मसला क्या आता है कि बच्चा चाहे यूट्यूब पे करना चाहे तो यूट्यूब में एक वीडियो देखेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, दूसरी देखेगा, उसमें जानकारी थोड़ा सा अलग, और तीसरी वीडियो कहीं और देखेगा। तो कंफ्यूज हो जाएगा। वो तीसरी वीडियो जो है वो मूवी की देखेगा, उससे हट के कुछ सॉन्ग की देखेगा या कुछ और देखेगा। तो जो कुछ पहले देख चुका है वो सब मूवी में है। हाँ, तो पढ़ाई कम होती है और वक्त ज़ाया ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो ये मसला कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इस सिलसिले में मैं ये अहम चाहूँ, भिवंडी के नौजवानों के लिए या उम्मीदवारों के लिए, या जो बेचारे आला तालीम याफ्ता होकर बेरोज़गार हैं, वो किस तरह से इस जानिब माइल हों, मुतवज्जे हों, और उनको किस तरह से आप ये मशवरा देंगे? ख़ासतौर से हम भिवंडी की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे नौजवान बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं भिवंडी के चारों तरफ फैले वेयर हाउसेस में जा रहे हैं, और अपनी आधी अधूरी तालीम छोड़ करके, कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, वालिदैन की परेशानियाँ भी, हाथ बटाना भी, लेकिन उनके लिए आसानी के साथ किस तरीके से इस एग्ज़ाम के जानिब, इन वैकेंसीज़ की जानिब मोड़ा जा सके, आप उसको किन अल्फाजों में बताना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा इम्तिहान कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। हमारे यहाँ पहले ये सोच बनी हुई है कि यार किसी की जो है ना सिलेक्शन नहीं होता, बहुत मुश्किल चीज़ है। दूसरा ये पैसे वगैरह बहुत लगते हैं। तो मैं ये जो मिथ है एक तरह से इसको ख़त्म करना चाहूँगा। पहले तो एक जहन बना हुआ है हमारे लोगों में कि यार क्या करेंगे पढ़ के, जी, या पढ़ लिए तो बोले अपनों को तो नौकरी मिलने वाली है ही नहीं। उन्होंने ट्राई ही नहीं किया,
उनके दादा ने भी नहीं किया, उनके वालिद ने भी नहीं किया, खुद भी नहीं किया, मगर एक जहन है कि अपने को तो नौकरी मिलनी नहीं है, इसलिए भी लोग दूर भागते हैं। तालीम याफ्ता है मगर जाते नहीं वहाँ, ये भी एक मसला आता है। ये जो है अगर हम देखें एक प्रोसेस है, और किसी चीज़ को प्रोसेस के हिसाब से अगर चलेंगे ना तो आसानी से मिल जाती है हमें, और उस प्रोसेस से हट के काम करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। आप अगर बच्चा 10वीं में पास होना है तो उसको 8वीं पढ़ना है, 9वीं पढ़ना है, फिर 10वीं में जाना है, काम करना है। सीधा अगर 10वीं के एग्ज़ाम देता है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं शुरुआती दौर के क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम देने के लिए एक प्रोसेस होता है, सही टाइम पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो 10वीं का भी देते हो तो एक एग्ज़ाम जो है अपनी उम्र के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई 30 साल का शख्स हो जाता है, 35 का, 40 साल का, वो भी एग्ज़ाम देता है, वो बात नहीं रह पाती कि जोश व जज्बा जो रहता है वो सब ख़त्म हो जाते हैं उम्र के साथ। अब जो है एग्ज़ाम जो है ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, अगर एक प्रोसेस के साथ किया जाए और सही टाइम पे किया जाए तो एग्ज़ाम जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ये है कि आपको वो प्रोसेस के हिसाब से करना है। अब उमूमन मैंने अपने तजुर्बे में वो देखा है कि जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता, जो परेशान है, तो बोले क्या करें, तो ये कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं। फिर फॉर्म भरते हैं लेकिन वो तैयारी वैसा नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है, अब उनके पास वक्त नहीं है, उनका फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका रहता है कि उनको कैसे भी करके जॉब पाना है। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 6 महीना से 1 साल देना है। यूपीएससी के जैसा यहाँ पे 2-2, 3-3 साल नहीं लगते हैं, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तो देना ही देना है। वो प्रोसेस के लिए अगर आप तैयार हैं और डेली अगर आप 4 से 5 घंटा देने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन मैं ख़ास तौर से यहाँ पे मुखातिब होता हूँ वालिदैन से, पेरेंट्स से। देखिए, अगर आपको बच्चों को वहाँ पर भेजना है, यानी उस एग्ज़ाम में पास कराना है, तो आप पहले अपना माइंड बनाइए। और आपको पहले अपना माइंड बनाने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10वीं है या 12वीं है उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। अगर आपको बच्चों को रेलवे डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट में भेजना है, 12वीं के बाद फ़ौरन उसकी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए आप। मैं गारंटी के साथ इस बात को कहता हूँ, ग्रेजुएशन के पास आपके पास 6 महीना से 1 साल ही बचा हुआ है, उसके बाद फैमिली प्रेशर बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चा 12 के बाद स्टार्ट कर देता है स्टडी, 3 साल मौके है उसके पास, 3 साल में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो 3 साल तक बैठा लगातार पढ़ रहा, और कछुए की चाल वाली मामला है यहाँ पे, बस लगे रहे और फॉर्म भरता रहे। इसका कोई तजर्बा किया है आपने, भिवंडी में हुआ? देखिए, यही तो अहम है कि बच्चे तैयार हो, उस तरह का माहौल बने, और हम आज इसीलिए तो बैठे हैं, तो वो माहौल बनाने के लिए। इस सिलसिले में क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि भिवंडी शहर में जो हमारे मोटिवेशनल लेक्चरर हैं और जो करियर गाइडेंस की रहनुमाइयाँ करते हैं, मैं भी बहुत जगहों पे शरीक होता हूँ। 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे फैकल्टीज़ में उनको रहनुमाई की जाती है, मगर इस पॉइंट पर बहुत कम रहनुमाई होती है। जबकि मेरी नज़र में ऐसा लगता है, या शायद आप भी कहेंगे, ये फैकल्टी बहुत बड़ी है। आज ही कहीं मैं ये देख रहा था कि 1 लाख वैकेंसी है रेलवे में, और छोटे छोटे एग्ज़ाम के 10वीं 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो हमारे लेक्चरर्स भी जो हैं और जो करियर गाइडेंस के टीचर्स भी हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि इस फैकल्टीज़ की जानिब उनकी रहनुमाइयाँ कम हैं और होनी चाहिए, या हैं जो मुझे मालूम नहीं शायद? अब देखिए, एग्जैक्टली तो इस पर बोला नहीं जा सकता, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, कभी कभी हमें उसका इल्म नहीं होता। लेकिन एक माहौल जो बना हुआ है, रुझान बना हुआ है, सबका एक ही रुझान बना हुआ है, वो है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। बराबर। और उमूमन पूछा जाता था अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, तो वो चीज़ों के ऊपर रुझान बना हुआ है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हर किसी को ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के ताल्लुक से पूरी तरह से इल्म नहीं होता, तो ये भी एक मसला हो सकता है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि शहर के अंदर उतने लोग ऐसे नहीं हैं जो इस पे बात कर पाएँ। अच्छा, अगर रहते तो ये बात होती, प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते, तो ये भी कहीं ना कहीं से शायद वजह होगी। अच्छा, इसी के साथ इसमें एक बात मुझे याद आ गई। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, हम जो ये रहनुमाई लेक्चर्स वगैरह, मैं अक्सर उनसे डिस्कस करता हूँ।
हम हमेशा सिर्फ एजुकेशनल फील्ड की ही रहनुमाई क्यों करते हैं? छोटे छोटे कारोबार, ऑक्यूपेशन, इसकी तरफ हम कोई रहनुमाई क्यों नहीं करते? क्या भिवंडी शहर में तालीम याफ्ता बल्कि आला तालीम याफ्ता हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार नहीं घूम रहे हैं? तो किसी छोटे छोटे कारोबार की तरफ रहनुमाई का कोई लेक्चर मतलब मेरे जहन में बात आती है, बल्कि मैं देख भी रहा हूँ, शायद आप लोगों के जहन में भी हो। देखिए, कारोबार से आप अगर बात करते हैं तो आप कारोबार में क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या लेके चल रहे हैं? जैसे आपने एक सवाल उठाया कारोबार, तो कारोबार आपके नज़र में कारोबार की डेफिनेशन क्या है, तारुफ क्या है? जी। एक अहम बात ये भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हाँ, छोटे छोटे कारोबार से मेरा, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैकल्टी में स्केल का नाम दिया हुआ है। साबुन बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, माचिस बनाना है ना, घर में से छोटी छोटी इस तरह की कई चीज़ें। मैंने एक आध क्लासेस कहीं अटेंड किया है यूनिसेफ की जानिब से। इस तरह से छोटे छोटे ऑक्यूपेशन जो घरेलू होते हैं, सिलाई है, कढ़ाई है, मेहंदी है, और खाना पकाने के वो है। और ये जो मैंने कहा कि खुद के प्रोडक्ट घरों में शुरू करके दुकानों से शुरुआत, मैंने ये देखा कि हमारे पावर लूम से जो धागे निकलते हैं, जिसका घरों में पोछा बनाया जाता है, उसका ये जो पावदान होता है ना, पैर साफ करके घरों में दाखिल होते हैं, बड़ा अच्छा खूबसूरत उसकी वांट है, और ये बहुत अच्छा यूज़ करने में होता है। वो प्रोफेशनल हम जो दुकानों से लेकर आते हैं, शायद इतने अच्छे से पैर पानी वो नहीं सोखता कि जितने अच्छे से ये जो धागे निकले उसको बाकायदा मतलब रस्सी की शक्ल में बना करके भून करके उसको दिया जाए। कुछ झोला घरों में बना के कपड़े सिले जाते हैं। तो इस तरह की रहनुमाई हम क्यों नहीं करते? आम एग्जाम बना हुआ है कि बड़ा छोटा काम है और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, दुकान वाले को सप्लाई करेंगे, पेमेंट टाइम से आएगी कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग शहर में सर्विस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं घरों में जो मोती का काम होता है, हाँ, वो बड़े कितनी मेहनत का काम है और कितने कम पैसे मिलते हैं उस पर। एकदम ना के बराबर वो पैसा तो 10-10 घंटे लोग बेचारे वो मोती भरने में हैं। बहुत मेहनत, और मोती थोड़ी सी कम हो गई तो उसमें से कट भी जाता है पैसा। देखिए, इसमें जो आप बता रहे हैं ना, खैर मेरा अपना ये सोचना है इसके ऊपर कि जो ये छोटे छोटे चीज़ें होती है ना, उसमें दो चीज़ें, एक तो कुर्बानी मांगता है। कोई भी चीज़, कोई भी काम स्टार्ट करेंगे आप, ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब हो। और बिजनेस में वक्त देना पड़ता है आपको, और यहाँ पे पैसे का डिमांड फ़ौरन है, इसलिए लोग सर्विस की तरफ भागते हैं। तो वो फ़ौरन नहीं कर पाते, इसलिए उनको कहीं जॉब ब्लिंकिट में मिल गया, ज़ोमेटो में मिल गया, वो फ़ौरन चले जाते हैं। यहाँ पे आपको मेहनत करना है, फिर उसके बाद स्किल सीखना है। स्किल सीखने का भी वक्त नहीं है लोगों के पास, नहीं सीखना चाहते। वो स्किल सीखने के बाद, जैसे आपने बोला ना स्किल के लिए प्रोग्राम, हो स्किल सीखना है, फिर उसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के ऊपर पूरा एक सिस्टम बैठाना है। अब ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों में पैसे ना लगे, कुछ में पैसे भी लगेंगे। जैसे मोती वाला जो मेन आदमी बैठा हुआ है, वो तो पैसे लगाया ना। अचार बना रहे हैं कुछ लोग, घर में पापड़ बना रहे हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक आ गया बीच में। अच्छा, हम आते हैं वापस अपने रेलवे एग्ज़ाम से। रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, मॉक टेस्ट जो है ना आखिर की चीज़ है, लेकिन उससे पहले जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूटी हैं। अच्छा, पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फॉर्म भरना है, ये सब तो होगा। एक के बाद एक प्रोसेस होगा। एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद ये आखिरी में मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह होता है। वो चेक किया जाता है कि आपका लेवल क्या है। जैसे वो ऐसा ही है कि 10वीं का कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, उसे पहले स्कूल में होता है प्रीलियम एग्ज़ाम। ओके। तो प्रीलियम एग्ज़ाम में उसको चेक किया जाता है कि क्या लेवल है, कितनी तैयारी बच्चे ने की है फाइनल एग्ज़ाम से पहले। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ क्या होता है, आपका प्रीलियम एग्ज़ाम एक तरह से ले लीजिए। ओके। लेकिन ये वही है कि आप पूरा स्टडी कर लिए, फिर वो आखिर की चीज़ है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। अपने आप को बच्चा नाप लेता, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जब उसका एक्सपर्ट उसके सामने होता है, वो टेस्ट लेता है, तो उसकी सलाहियत का अंदाज़ा हो जाता है कि क्या कमी है उसको और क्या करना चाहिए। बराबर, ठीक है। अच्छा, हाँ, रेलवे एग्ज़ाम से ही मुतल्लिक़ हम बात करेंगे उन्हीं के भर्ती। ये फ़िज़िकल टेस्ट रेलवे की किन किन भर्तियों के लिए होता है, और फ़िज़िकल टेस्ट में जनरली क्या चीज़ें देखी जाती हैं? देखिए, फ़िज़िकल टेस्ट जो होता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर होते हैं, जो लोअर लेवल के हैं, जो मेहनत के काम होते हैं। ग्रुप डी मतलब मेहनत वाले काम? 10वीं वाला। अच्छा, 10वीं के पास के ऊपर होता है। और ऊपर जो है, जहाँ पे आपका टाइपिंग वाला मामला है,
क्लर्क वगैरह, वहाँ पे आपका क्वालिफाइंग राउंड होता है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह चेक किया जाता है। बाकी फिजिकल काम जो है सिर्फ ग्रुप डी में, ओके ओके। है ना, उसके अलावा कुछ 1-2 एग्ज़ाम में रहते हैं। ऐसा कुछ सुनने में आता था कि अक्सर जो है फिजिकल टेस्ट में तलबा रह जाते हैं, कुछ कमियां निकल आती हैं, तो इस सिलसिले में क्या मतलब वैकेंसियां कम होती हैं, ज़्यादा तलबा आ जाते हैं, बाहर करने के लिए उनको रोक दिया जाता है, या यकीनन बच्चों में कमियां होती हैं? नहीं, ये बहुत कम केस आता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये एग्ज़ाम में अगर आप रेलवे की बात करें तो रेलवे में बात हो रही है आप। हाँ। अगर आप रेलवे के अंदर एक डिपार्टमेंट और होता है जो ये अपना रेलवे फोर्स वाला जो होता है ना, रेलवे सुरक्षा। हाँ, तो उसके अंदर वो ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट में रेलवे के अंदर वो नहीं रहता, क्योंकि फिजिकल वो रहता ही नहीं, तो फिर है ना 1-2 में रहता, थोड़ा बहुत ग्रुप डी में रहता है, तो चांस ही नहीं है। अच्छा अच्छा वो भी क्वालिफाइंग राउंड रहता है, बस एक कंडीशन दिया रहता है आपको, इतने करने रहते हैं, अच्छा। इतने स्पीड से चलना, इतना किलोमीटर दौड़ना, बस इतना ही, तो उसमें अलग करने का कोई चांस नहीं उठता। तनख्वाहों की शुरुआत कहाँ से होती है, कुछ एक रफली आइडिया? ग्रुप डी का अगर तनख्वाह बात करें तो जो अभी चल रहा है ना, तो इस वक्त 30+ पकड़ के चलिए। 30 से शुरुआत होती है मतलब? 30 से शुरुआत है ग्रुप डी का, पकड़ लीजिए। 30,000 से। हाँ, जी। और उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो आप ऊपर पकड़ते चलिए जाइए 10 के ऊपर, और अगर ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है तो 50+ पकड़ के चलिए आप। अब उसके अलावा उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं और पूरा रेलवे का ट्रैवलिंग का जो रहता है फ्री रहता है ऑल ओवर इंडिया, घर का अलग से मिलता है, तो सारी फैसिलिटी मिलती हैं। लेकिन यही चीज़ है कि सारी फैसिलिटी तब मिलेंगी जब आप सिलेक्शन पाएंगे और उसकी तैयारी करेंगे। और मैं समझता कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक अपना मन बनाना पड़ता है, एक तैयारी के लिए आपका एक गोल बनाना पड़ता है। अगर गोल फिक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद आप मेहनत करते हो तो यकीनी तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ करना है। और इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि बच्चों का जहन उस तरफ नहीं रहता, वालिदैन की भी जिम्मेदारी होती है कि किस तरफ बच्चों को राग़िब करना है। मैंने अक्सर वालिदैन को देखा, वो 2 ही चीज़ सोचते हैं, या डॉक्टर बनना या फिर बनाना बच्चों को, या फिर दूसरा जो है आपका ये चल रहा है इंजीनियर हो गया। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई जहाँ पे 1 रुपया आपका लग नहीं रहा है, चाहे रेलवे एग्ज़ाम की बात कर लीजिए या फिर दूसरे एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, स्टाफ सिलेक्शंस हो गए या बैंकिंग एग्ज़ाम, कोई भी सेक्टर की बात कर लीजिए, ये सारे इम्तिहानात जो होते हैं वहाँ पे आपका 1 रुपया लगने वाला नहीं है। फॉर्म का जो लगता है वो लगता है, बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हो जाता है, कोई ना कोई आपको रहनुमाई कर देगा, नहीं तो हम तो है बैठे हुए हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि भाई आपका लग नहीं रहा है, आप उस तरफ एक रुझान बनाइए। अगर आप एक बच्चे को इंजीनियर बना रहे, डॉक्टर बना रहे, किस लिए बना रहे? पैसे के लिए ना, है ना। तो वो चीज़ें हैं कि एक बच्चा सेट हो जाए, अच्छा जॉब करने लगे, तो आप इस पर क्यों नहीं मेहनत करते हैं? मैं तो उनको बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, उन बच्चों को पहले बोलता हूँ जो बच्चा आर्ट्स कर रहा है। मैं आर्ट्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, आर्ट्स किया तो कुछ ना किया, है ना, थोड़ा आसान है। तो आर्ट्स वाले ही बच्चे को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि भाई उसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं, तो उससे पहले तो ये कर ले। बराबर। इसी तरह कॉमर्स के बच्चे, बहुत परेशान बच्चे कॉमर्स के, सर जॉब नहीं मिल रही, सैलरी बहुत कम मिल रहा है, 12,000 15,000, ग्रेजुएशन कॉमर्स करने के बाद, बीकॉम करने के बाद कुछ हासिल ही नहीं है। या सिंपल बीएससी करने के बाद, एक बच्चा सिंपल बीएससी कर रहा है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, क्या हासिल है उसको? कोई भी जॉब नहीं मिल रहा उसको, या तो फिर उसके बाद एमएससी करना पड़ेगा और उससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब तक प्रोफेशनल चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सेल्फ फंडेड कोर्सेज नहीं कर रहे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। बीएससी करना है तो बीएससी आईटी करो, बीएससी करना है बीसीएस करो, या फिर बायोटेक करो। प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं करोगे तब तक कुछ तो हासिल नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी ये है कि अगर सिंपल वाले हो तो उनको तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप ये करिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 12वीं के बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम करिए। और ये मैं कहता हूँ कि सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते बच्चों, सबके जो सिलेबस होते कॉमन होते 80 to 90%। कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, सबके 80 to 90% सिलेबस कॉमन रहेंगे। आप स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम दे रहे हैं और रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है? सारा सिलेबस ही कॉमन है। सिर्फ फ़र्क क्या है? स्टाफ सिलेक्शन में आपका क्या रहता है, इंग्लिश अलग से पढ़ना पड़ता है। अच्छा, यहाँ इंग्लिश है ही नहीं, बाकी चीज़ें तो एक ही है। तो ये समझ में आया कि स्टाफ सिलेक्शन वाला तैयारी कर रहा तो रेलवे का भी दे सकता है, तो अलग से मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब स्टाफ सिलेक्शन क्या होता है कुछ बच्चों के लिए बता देता हूँ हल्का सा। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सीबीआई, आईबी, नारकोटिक्स, जितने भी होते हैं सारे डिपार्टमेंट उसमें आते हैं। फॉरेन डिपार्टमेंट,
अच्छा, फॉरेन मिनिस्ट्री जो होते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन में आते हैं। ये सारे के सारे स्टाफ सिलेक्शन में आते हैं। अच्छा, तो ये सारे जॉब आप कर सकते हैं, आसान भी है, इंटरव्यू भी नहीं होता उसमें। तो अच्छा, रेलवे में जिस तरह से नहीं होता वहाँ पे भी नहीं होता, इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ बैंकिंग में कुछ जगह इंटरव्यू है, और इंटरव्यू जो यहाँ पर है आपका यूपीएससी में, बाकी यहाँ पे तो इंटरव्यू नहीं कि डर आ जाए, खौफ ज़्यादा हो जाए कि यार इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाएगा, कैसे देंगे, मसला ही नहीं है ज़बान का। तो फिर इंतखाब किस बुनियाद पर होता है जब आपके मेरिट की बुनियाद पे, आपने जो भी रिटन एग्ज़ाम दिया है उसकी बुनियाद पे होता है। और ऊपर से मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स होते हैं, जैसे अगर आप यूपीएससी एग्जाम देते तो रिटन करना पड़ता है, पूरा लिखना पड़ता है आपको, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कौन बनेगा करोड़पति वाले। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 4 ऑप्शन दिए, कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। अच्छा अच्छा, बस कितना आसान हो जाता है वो। मेरे जहन में आलम भाई इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ, हमारे शहर के वो हज़ारों नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो वेयर हाउसेस में जा रही हैं, और उसमें 80% वो बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक की तालीम लिए हुए हैं, वो 12-12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। खड़े रहते हैं 12 घंटे हाँ, ड्यूटी है, मोबाइल वगैरह सब ले लेते, खड़े खड़े करना जमा पड़ता कर है। दिया जाता है, और देखना भी मुश्किल है, समझ लीजिए उनको टारगेट पूरा करना है। तो ये बच्चे मुस्तकिल, उनको ऐसा नहीं 2-4 घंटे के लिए कहीं क्लास अटेंड करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपना काम भी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो टाइम आपको मिले 1-2 घंटा, अगर ये स्टडी और तैयारी करें। सच में इनकी मजबूरियां हैं, ये जो 12 घंटा खड़े रहते हैं ना, उसके बाद वो फिर किसी क्लास में जाकर 2-4 घंटा मुश्किल है, वो 12 घंटा खड़ा हुआ तो कैसे सके। कर पाए। उनका जहन वही बन गया है कि घरेलू जो मामलात हैं इसको हल करने के लिए मुझे यही काम करना है, महीने की सैलरी मिले, वो उसमें उलझ जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे मामला है। इसके लिए ना देखिए, मैं वही बोला कि वालिदैन है ना और बच्चे, देखिए जो जनरेशन आगे जा चुकी है, फैमिली का जो बोझ उठा रही है वो तो उठाना ही उनको, वो तो मजबूरी है, लेकिन जो पिछला वाला जनरेशन है, जो उनके पीछे वाले लोग हैं, उनके साथ वो ना हो। वालिदैन अगर सपोर्ट करते हैं तो ये पीछे वाली जनरेशन जो है, अगर वालिदैन थोड़ा सपोर्ट कर दे, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मजबूरन 15,000 वाली सर्विस गोडाउन में 12,000 भी है, 10,000 भी है, मगर जब वो बच्चा वापस आता है वो हमको दिखाई देता है कि वो बस में बैठ के जा रहा है, वापस बस में आ रहा है, मगर वो उसके बाद 12 घंटे खड़े रहने के बाद फिर वो उस लायक नहीं रह पाता कि कुछ और कोशिश कर सके। नहीं, सवाल ये भी है, जो बच्चे 10वीं बाद गया, 12वीं ग्रेजुएशन के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उन बच्चों के, जब वो इस तालीमी लाइन से जुड़े हुए थे, इस तरह की कोई रहनुमाई या काउंसलिंग नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हुई होती तो आज वहाँ नहीं जाते। देखिए, मुझे खुद मेरे एक उम्र जाने के बाद मुझे पता चला इसके ताल्लुक से, जब मुझे मालूम पड़ा तो मेरी उम्र जा चुकी थी, वही ना, तो एक इतना लेट पता चला, अब इंसान करे कैसे। तो ये जो चीज़ें होती है कि आपको सही टाइम पे पता, जैसे मैंने बोला ना, एक प्रोसेस होता है। अगर उस बच्चों को 12वीं से लगा दीजिए आप, तो पहली बात देखिए, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, 12वीं क्यों जोर दे रहा हूँ, जो आपने बोला ना जाके वो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर, बच्चों के ऊपर प्रेशर तब तक नहीं आता जब तक वो डिग्री ना ले ले। एक बच्चे डिग्री लिया ना जैसे हाथ में, उसके दूसरे ही दिन उस पर जोर आ जाता है, बेटा जाके काम कर, पैसा लाना है तुझे। तो उसके पास 3 साल का मौका है, वो 3 साल बैठ के वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको सही रहनुमाई मिलनी चाहिए। अगर 3, अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ कि हम आते हैं, हम अक्सर देखते हैं, मैं टीचिंग लाइन में इतने पुराने हूँ, अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर कंप्यूटर कोर्स कराना था बच्चों को, कंप्यूटर कोर्स करा देते हैं। अरे भाई आप MSc करा दे रहे हो, है ना, वो अभी कराने में 4,000-5,000 रुपये चले जा रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। मैं ये नहीं बोलता कि मत कराओ, तो एक कोर्स है, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब 5,000 रुपये वहाँ खर्च कर रहे हैं MSc के लिए, जिससे कोई नौकरी कोई जॉब नहीं मिलने वाला, लेकिन बाद में आप सोचने लगते हैं, कुछ और तैयारी करानी रहती है या स्कूल का फीस भरना रहता है आगे जाकर, वो आप सोचने लगते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआती दौर में वहीं पर अगर बच्चे के पीछे मेहनत किया जाए तो उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको प्रेशर नहीं होता। हाँ, उस वक्त नहीं होता। अच्छा, एक बच्चा ग्रेजुएशन करने जा रहा है, किसी कॉलेज में जा रहा है, वो क्या करता है, सुबह में, ग्रेजुएशन का अगर कोई कॉलेज है तो सुबह में 7 बजे होता है, 10:30 के 11 के बाद लेक्चर नहीं होते। किसी भी कॉलेज में चले जाइए, उमूमन नहीं होंगे आपको। बराबर। छोटी क्लास में जो है 5 घंटे की तैयारी चलती है, लेकिन बड़े क्लास में बहुत कम वक्त होता है, 3.5 घंटा 4 घंटा पढ़ाते हैं, उसके बाद नहीं।
उसके बाद का वक्त आप इस्तेमाल करिए ना। दिन भर आपके पास वक्त बचा हुआ है, अगर बच्चा दिन भर टाइम दे दे तो आसानी से निकल जाएगा। अगर एक बच्चा बीएससी कर रहा है, अरे जो बीएससी में पढ़ने वाला है वो भी रेलवे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो उसका सब्जेक्ट है ना वो भी पूछा जाएगा। तो वो अपना सिलेबस की तैयारी कर रहा है तो एक तरह से वो भी काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि अलग से कर रहा है, वो अगर आर्ट्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो वो भी काम आने वाला है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस से हट से के कोई चीज़ कर रहा है जो इससे उसको नुकसान हो जाएगा। वो चीज़ें तो रिलेवेंट है ना, जुड़ी हुई एक दूसरे से। तो 3 साल अगर वो सही से देता है और लगातार मुसलसल लगा रहेगा तो एक तो फैमिली का जो प्रेशर है ना उससे बच जाएगा, जो बोल रहे हैं ना आप कि बाद में आने वाली मुश्किल है, उससे बचेगा वो। और खुले जहन के साथ बगैर प्रेशर का, बगैर किसी बर्डन का इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल कर लेगा। काफ़ी लंबी हुई हमारी गुफ्तगू, हम शॉर्ट करते हैं इसको, मुख्तसर करते हैं। एक ये चीज़ जो अक्सर हम आलम भाई आप भी महसूस करते हैं, नौकरी के नाम पर फ्रॉड बहुत हो रहा है। हाँ, बहुत बेचारे मेहनत और मशक्क़त से पसीनों की कमाइयाँ वालिदैन की या बच्चे की डूब जाती है। तो कैसे बचा जा सकता है इस सिलसिले में, या रेलवे से मुतल्लिक ऐसा होता है क्या कुछ? देखिए, मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती और हम चाहते कि सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाए। मतलब क्या गंवाना पड़ेगा, फ्रॉड के शिकार होना पड़ेगा? वो फ्रॉड का शिकार इसीलिए होते हैं क्योंकि वो फ्री में चाहते हैं, शॉर्टकट में चाहते हैं इसलिए फास्ट जाना चाहते हैं। हाँ, और कोई चीज़ फ्री में होता नहीं, हर चीज़ के लिए मेहनत मुशक्क़त करना पड़ता है आपको। अच्छा, और अगर आप फ्रॉड का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद गलत हैं, आप खुद है। अगर आपके साथ गलत हो जा रहा है तो कौन सा हो रहा है? नहीं, वो तो बच्चे को बाद में समझ में आता है कि मैं ठगा गया हूँ। सामने कोई बहुत अच्छी चमकीली ऑफिस लेकर बैठा हुआ है, इस तरह के बहुत सारे उसको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बोलता हूँ, एक ही जुमला है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब विथआउट एग्ज़ाम के नहीं होते। बराबर। कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, नेवी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होना ही, एग्ज़ाम होना है। अगर आपको परमानेंट जॉब की बात हो रही है, अच्छा, वो ठेकेदारी वाला चलता है, कंपनियां ठेके में लेती है और गवर्नमेंट में कराती है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो तो टेम्परेरी बेसिस पे रहता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, परमानेंट जॉब की बात हो रही है, तो विथआउट एग्ज़ाम का कोई जॉब ही नहीं होगा। और ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेती है, उनकी वेबसाइट पे भरना पड़ता है, ना कि किसी रैंडम ऑफिस में बैठ के करना पड़ता है, ना कहीं और करना पड़ता है। तो अगर आपको कभी ऐसा मैसेज आए, कभी कुछ देखें, तो पहले आप वेरीफाई कर ले अपने टीचर्स के जरिए, वालिदैन या जो पढ़े लिखे आपके समाज में, उनसे बात कर ले, 2-4 से मशवरा ले, भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, अखबार में आई, अखबार में तो आती नहीं, ऐसा व्हाट्सएप पे चलता है या किसी ने बताया, तो उसको अच्छे से वेरीफाई करके फिर उस पर काम किया जाए। एक बच्चा 2-3 बार ट्राई कर चुका है, अब तक वो नाकाम होता रहा, क्या उससे अब भी हौसला रखना चाहिए, या बार बार नाकामी के बाद वो किस तरह हौसला रख सकता है कि आगे कामयाबी मिलेगी, या उसे क्या चेंजिंग लानी चाहिए अपने अंदर? देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अहम है और इसको अगर देखना चाहे ना तो अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है इसको। पहला ये कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ा सा मैं इस पर वक्त लूँगा। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है आप, तो आप 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। दूसरा, अगर आप फैमिली को लेके चल रहे हैं, आप कहीं छोटा मोटा जॉब भी कर रही है या फिर आपको 1 साल में मौका है, आपको करना है, तो फिर आपको मुश्किल ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि तैयारी तो एक बार मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना रहता है, सिर्फ रिवाइज करना रहता है। तो आपको इस तरह सिस्टम बना के चलना पड़ेगा कि भाई हमारा रिवीजन होते रहे और मैं जॉब करता रहूँ। पढ़ना आपको शुरू में ही पड़ता है, बाद में सिर्फ रिवाइज करना पड़ता है, और ख़ुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल भिवंडी में हमने देखा पिछले दिनों जो नीट का एग्ज़ाम है, तो अक्सर मैं कहूँगा, सब तो नहीं कहूँगा, जो रिपीटेड बच्चे थे वही आगे बड़े कामयाब है, दूसरे में या तीसरे में जा कर के, है ना, ज़्यादातर कामयाबी मिली। तो मतलब आपके जवाब मकसद है कि बार बार नाकामी या मुतअद्दिद बार नाकामी के बाद भी हौसला हारना नहीं चाहिए। हौसला बिल्कुल हारना नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि अगर आपका पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, वीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप वो चीज़ करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, मुश्किलात बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है। और सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप अभी से कर रहे हैं, तो बच्चे अगर 12वीं के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है कि 3 साल में वो 50 बार ट्राई कर सकता है। अलग अलग एग्ज़ाम अगर जोड़ा जाए, साल भर में बहुत से फॉर्म आते हैं, तो किसी न किसी में चीज़ें हो जाएगी।
आमिर सर, चूँकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एक्सपर्ट माने जाते हैं, आखिरी सवाल आपसे कि हमारे भिवंडी के वो नौजवान बच्चे जो अभी ज़ेर तालीम है, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में हैं, या जो लोग ग्रेजुएशन से फारिग होकर आगे जॉब की तलाश में सरगर्दा हैं, उनके लिए आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? वो किस तरीके से फैकल्टीज़ में, ख़ास तौर से रेलवे के बारे में क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले ये है कि अगर आप भिवंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर आप इस ताल्लुक़ से सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोचना ही बड़ी बात है। भिवंडी जैसे शहर में यहाँ पे गवर्नमेंट के रुझानात ना के बराबर हैं। अगर आप एक सोचते हैं तो उसको फिर अमली जामा पहनाइए और उस पर आगे बढ़िए। और किसी भी तरह का मालूमात अगर लेना है तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरी ऑफिस जो है केमीस स्कूल के सामने है। ये एग्ज़ाम कोई मुश्किल नहीं है, बस वही है कि आपको मुसलसल लगा रहना पड़ेगा और अपना वक्त देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ता है। और ये तो आपको जॉब हासिल करने के लिए मेहनत करना है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मेहनत करना है, लेकिन यहाँ पर मेहनत आपको जॉब हासिल करने के लिए करना है। दोनों में फ़र्क है। एक जगह सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद जॉब के लिए आपको सर्च करना है, ढूंढना है, धक्के खाना है। यहाँ पर तो आपको सीधा जॉब मिल जा रहा है। तो इस बात को थोड़ा समझिए आप, और आपको एक तरतीबवार इस पर काम करना है। और याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप आज के ज़माने में खुद आप अपने पैमाने पे उसको चेक कर लेना, जांच लेना। अगर आप इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर वालों को छोड़ दो, एक स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है आप खुद समझ लीजिए। और रेलवे में स्टार्टिंग सैलरी जो इंजीनियर की 60,000 प्लस है इंजीनियर की। और आप जिस भी कॉलेज से करके आते हो इंजीनियर, अगर टॉप जो आपको प्लेसमेंट देते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो आपको कितनी सैलरी रहती है वो आपको मालूम होगा। अब बीकॉम करने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी वो आप सोच लीजिए, या बीए करने के बाद या कोई और ग्रेजुएशन से आपकी सैलरी कितनी रहती है वो सोच लीजिए। रेलवे में एक अच्छी जॉब होती है 12 पास। 12 पास का जो जॉब है उसकी सैलरी 40 प्लस है। और अगर 50 प्लस वाले की सैलरी बात करें तो 55-60 हज़ार पहुँच जाता है। ग्रेजुएशन की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के ऊपर वाले जो है उनकी सैलरी जो रहेगी 50 प्लस रहेगी। तो ये है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप अपनी तालीम जारी रखते रखते, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, तो मैं बोलूँगा कि अभी स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। अगर आपको करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, और ये समझ लीजिए कि आप, हो सकता है कि आपके साथ जो बच्चे हैं कल वो डिग्री हासिल करते रहें, है ना जी जी, और आप जॉब पे आ चुके रहो। हाँ, क्योंकि ये एक सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए। आपने आने के हाँ, साथ आपके जॉब भी गवर्नमेंट ने आपने पहले साल से एग्जाम की तैयारी स्टार्ट किया, आपके साथ जो बच्चा है वो भी बैठा हुआ है। आपने पहले साल फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन। सेकंड ईयर में आपने ट्राई किया, दूसरे साल में 24वें महीने में, और आपका सिलेक्शन हो जाता है जी। तो एक बच्चा जब टीवाई में जाएगा तो टीवाई की डिग्री ले रहा है, लेकिन आप बगैर डिग्री के आप सिलेक्शन 12 के बेस पे सरकारी नौकर बन चुके हैं, सरकारी जॉब पा चुके हैं। जी जी जी, अब उसके बाद वो डिग्री करेगा, उसके बाद भी उसको नौकरी सर्च करना है दूसरे बंदे को। बराबर। जब तो ये पहला बंदा फर्स्ट ईयर या 12वीं के बाद जो हाँ नौकरी पा चुका है वो मजीद तरक्की पा चुका मजीद तरक्की पाएगा, और उसके बाद भी उनको चांस है, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, हाँ, वो भी और ऊपर से प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। प्रमोशन भी हासिल। बहुत अच्छा लगा आमिर सर आपसे मिल करके, और मैं शुक्रगुजार हूँ खान फ़खर आलम साहब का कि आज हमारी ये बात हुई कि अपने शहर के हालात पर हम चर्चा करते रहते हैं, तो इस तरह की बात आई तो आपका फ़ौरन जहन में ख्याल आया और आपसे रब्ता किया गया, और बहुत अच्छी मालूमात हमारे शहर के लिए। मैं एक आखिरी पॉइंट बोलना चाहूँगा शहर के लोगों के लिए। हाँ, देखिए, खुसूसी तौर पे हर कोई इस पे नहीं करता। जिम्मेदारी होती है किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी कौम के जो नोबल पर्सन होते हैं, जिसमें अहम पढ़े लिखे जो हमारे बीच में रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कौम को लेकर आगे चलने की। बाकी सारे जो लोग होते हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं, और किसी भी कौम की तरक्की जो होती है उसी पर मुनहसर करती है। तो जो पढ़े लिखे समझदार अशख़ास हैं शहर के, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा यही पैगाम है कि आप इस पे भी थोड़ा सा वक्त दीजिए,
लोगों के बीच में एक रुझान पैदा कर दिए, क्योंकि आज का जो माहौल है हमारे वतन का, उस लिहाज से गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। चाहे आप तहसीलदार में जाओ या फिर कहीं भी स्टाफ में जाओ, कोई भी गवर्नमेंट में, क्योंकि हम जब स्टाफ में जाते हैं तो वहाँ पर सलाम ज़रूर करते हैं जब अपना वाला नज़र आता है। क्यों करते हैं भाई? बनाना तो नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही नज़र आते भैया अपना वाला है, तो वो हिसाब से हम वो करते हैं, तो खुशी हमें महसूस होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वक्त की बहुत ज़रूरत है, चाहे रेलवे हो या बहुत सारे डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट में कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत करें, शरीक हो, इम्तिहान दे। कोई भी किसी भी तरह का तफरक़ा तो है नहीं यहाँ पर हमारे देश के अंदर, जो मेहनत करेगा उसे ही मिलेगा। तो आपके ऊपर है आप कितना मेहनत करते हैं। तो जो लोग आगे बढ़ के करना चाहे इसको करिए और इस पे प्रोग्राम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट इम्तिहानात में शरीक हो और हमारी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो बढ़े। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस वक्त पूरे देश के अंदर, हमारी हिस्सेदारी ना के बराबर है। कई कई डिपार्टमेंट में सिर्फ 3%, 2.5% इतनी है, कहीं तो हैं भी नहीं, कहीं है भी नहीं। और अगर हम लोग बात करें आबादी का रेशो हमारे कितने ज़ायद है, तकरीबन भारत में 14 से 15% के आसपास है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में ना के बराबर हमारे आबादी का जो रेशो है बहुत कम है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक माहौल बनाइए ताकि बच्चे उसमें जाएं और हमें उस पर काम करने का और मौका मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सर। तलबा को उस सोच से निकलना होगा, ये सोच बनी हुई है ख़ासकर भिवंडी शहर में। हम यही सोचते हैं कि सरकारी नौकरी तो हमें मिलेगी नहीं, हमारे वालिद को मिली नहीं, हमारे दादा को मिली नहीं, हमें भी नहीं मिलेगी, तो हमने कभी ट्राई किया? ये सोचना ज़रूरी है। बाहर निकलिए, मुल्क के लिए काम कीजिए, क्योंकि जब आपके पास कुर्सी होगी तब आपको बहुत कुछ मिल सकेगा, बहुत सारे लोगों को आप आगे भी लेकर जा सकेंगे। मैं खान फ़ख्र आलम, असद कासमी साहब हैं, आमिर साहब हैं, ऐसे लोगों से मिलिए अगर आपको रहनुमाई की ज़रूरत है। शुक्रिया आमिर सर, खान फ़ख्र आलम साहब, आज के लिए बस इतना ही। आइंदा हम इंशाल्लाह फिर किसी ऐसे ही टॉपिक पर एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के ऊपर आपसे इस्तेफ़ादा करके हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगली मुलाकात तक के लिए शुक्रिया। हमने तो कोशिश की, अब अगली कोशिशें आपको करनी है आगे बढ़ने के लिए, इंशाल्लाह।